नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूँ इशिता चक्रवर्ती और आइए एक नज़र डालते हैं आज की 20 देश विदेश की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर उस्मान को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। ये संयुक्त ऑपरेशन 7 तारीख से चल रहा था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ की टीमें शामिल थी। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने नागरिकों को बंधक बनाए जाने की कोशिश को भी नाकाम कर दिया है। साल 2024 से सक्रिय उस्मान पर 6 आतंकी मामलों में केस दर्ज थे। अभिनेता और फिल्म क्रिटिक केआरके को मुंबई में 2 राउंड फायरिंग के मामले में शुक्रवार देर रात ओशिवारा पुलिस स्टेशन ने हिरासत में ले लिया है। वो इस मामले में मुख्य संदिग्ध है। केआरके को शुक्रवार देर शाम ओशिवारा पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस ने बताया कि केआरके ने अपने बयान में फायरिंग की बात कबूली है और कहा है कि उन्होंने लाइसेंस बंदूक का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। पुलिस ने आगे बताया कि केआरके की बंदूक जब्त कर ली गई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली में बिहार कांग्रेस के विधायकों की अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल थे। बैठक में बिहार कांग्रेस के सभी 6 विधायक मौजूद थे। राहुल गांधी ने नेताओं से जमीन पर सक्रिय होकर काम करने की अपील की और कहा कि सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती, स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी निभानी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुग्राम में एक कपड़ा फैक्ट्री का दौरा किया और उद्योग की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने फैक्ट्री मालिकों और कर्मचारियों से बातचीत कर अमेरिकी टैरिफ के कपड़े उद्योग पर असर के बारे में जानकारी ली। राहुल ने यह भी समझने की कोशिश की कि सिलाई में इस्तेमाल होने वाली मशीनें कहां से आती है और बांग्लादेश कपड़ा उद्योग में क्यों आगे है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के कारण भारतीय कपड़ा उद्योग वर्तमान में अनिश्चितता का सामना कर रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी से जुड़े राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। शिवराज चौहान ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने सुना है कि राहुल जी एक दिन के लिए मजदूर भी बने थे, लेकिन गमछा कोई और पहना रहा था और कुदाल कैसे उठानी है ये मल्लिकार्जुन खड़गे समझा रहे थे। शिवराज चौहान ने व्यंग करते हुए कहा, धन्य है आप राहुल जी और धन्य है आपकी प्रखर बुद्धि। बालासाहेब ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर उद्धव और राज ठाकरे लंबे समय बाद एक मंच पर नजर आए। इस अवसर पर उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला करते हुए कहा, ठाकरे नाम और मराठी अस्मिता को मिटाने की साजिश हो रही है। उन्होंने गद्दारों को अभिशाप करार दिया। वहीं राज ठाकरे ने बाला साहेब को याद करते हुए मौजूदा सरकार की नीतियों पर जोरदार हमला बोला। कल्याण डोंबिवली नगर निगम में मेयर चुनाव की तैयारी के बीच राजनीतिक हलचल तेज है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के कल्याण यूनिट ने पुलिस से शिकायत की है कि उनके 2 नए चुने गए पार्षदों का कोई अता पता नहीं चल रहा। पार्टी ने पारिवारिक सदस्यों और पद अधिकारियों से पूछताछ के बावजूद उनसे संपर्क नहीं होने पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 2018 में मैग्नेटिक महाराष्ट्र प्रोग्राम के तहत 16 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 8 लाख रोजगार के वादे किए गए थे। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके अकेले पुणे में 32 लाख छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और रोजगार नहीं मिल रहा है। पाटिल ने सवाल उठाया है कि जनता से बड़े बड़े दावे क्यों किए जाते हैं, जबकि बीजेपी सरकार ने 2 साल में 3 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़ तक निवेश का दावा किया, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल को महाराष्ट्र सदन घोटाले में ईडी केस से बरी कर दिया गया है। स्पेशल कोर्ट ने कहा कि अगर मूल अपराध सिद्ध नहीं होता तो मनी लॉन्ड्रिंग केस टिक नहीं सकता। इससे पहले एसीबी ने भी उन्हें भ्रष्टाचार आरोपों में बरी किया था। मामला 2005 से 6 का है, जिसमें भुजबल पर पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते ठेका देने और लाभ लेने का आरोप था। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर बूथ लेवल ऑफिसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि मिसकंडक्ट, निर्देशों की अवहेलना, नियमों का उल्लंघन या चुनावी कार्य में लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में जिला निर्वाचक अधिकारी बीएलओ को निलंबित करेगा और विभागीय कार्यवाही को सिफारिश करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों द्वारा ईडी की संपत्ति कुर्की के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अपने क्षेत्र अधिकार को लेकर सवाल उठाए।
कोर्ट ने कहा कि चूंकि संबंधित कंपनियां मुंबई में स्थित है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को वही याचिका दायर करनी चाहिए थी। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम के तहत ईडी द्वारा अनिल अंबानी समूह की लगभग 19,694 करोड़ रुपए की गैर निष्पादित आस्तियों से जुड़ी जांच और कुर्की से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में बड़े रियल एस्टेट घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहतास ग्रुप से जुड़ी 198 करोड़ 85 लाख रुपए की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैक की है, जिसमें मौजूदा बाजार कीमत 350 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। लखनऊ जोनल टीम ने PMLA 2002 के तहत ये कार्रवाई की। ईडी ने 75 अचल और 2 चल संपत्तियां जब्त की है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में 15 से 35 किमी प्रति घंटे की ठंडी और शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने से 24 से 26 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, NCR और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम तापमान में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 13 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं पश्चिमी हिमालय में 24 से 25 जनवरी को बर्फबारी कम होकर हल्की बारिश या छिटपुट बर्फबारी में बदल सकती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रयागराज पहुंचे और अनशन पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। उन्होंने शंकराचार्य का समर्थन करते हुए कहा कि सत्ता के सवाल पूछने के कारण उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। सिंह ने इसे बड़े अपराध करार दिया और मुख्यमंत्री से माफी मांगने की अपील की। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य होने के सवाल करने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिष पीठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच चल रहे विवाद को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री ने दोनों पक्षों के संयम बरतने और आपसी सहमति के समाधान निकालने की अपील की। शास्त्री ने कहा कि दोनों पक्ष सनातनी हैं और आपसी बातचीत से ही समाधान संभव है। साथ ही उन्होंने युवाओं से भी आंतरिक विवादों से बचने की नसीहत दी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ज्ञान की देवी मां सरस्वती की आराधना के पावन पर्व वसंत पंचमी पर माघ मेले में ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला। त्रिवेणी संगम पर पुण्य स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। माघ मेला अधिकारी ऋषिराज के अनुसार वसंत पंचमी के अवसर पर करीब 3.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। ये आंकड़ा दशकों का रिकॉर्ड तोड़ने के साथ साथ महाकुंभ 2025 में अब तक आए श्रद्धालुओं की संख्या में भी अधिक बताया जा रहा है। 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। इस मेगा डील से कपड़ा और लेदर उद्योगों में नई नौकरियों का सृजन होगा और किसानों के हित को भी रक्षा होगी। विशेषज्ञ इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम मान रहे हैं। रायपुर में खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 208 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 15.2 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर लिया और T20 इतिहास में 200 प्लस रन का सबसे तेज लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड भी बनाया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 24 पारियों के बाद अपनी पहली T20 लिफ्ट लगाई। 37 गेंद में नाबाद 82 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सिफारिश के बाद अब स्कॉटलैंड की टीम आगामी T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। स्कॉटलैंड टीम ग्रुप C का हिस्सा होगी। ICC की टीम रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड का चयन किया गया है, जो उन टीमों में सबसे ऊपर है जो मूल रूप से क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। 30 साल बाद हिंदी सिनेमा की मशहूर वॉर फिल्म बॉर्डर का सीक्वल बॉर्डर 2 इस शुक्रवार रिलीज हुई है। सीक्वल में पुराने कलाकारों में सिर्फ सनी देओल ने कमबैक किया है, जबकि बाकी की स्टारकास्ट नहीं है। अनुराग सिंह निर्देशित ये फिल्म सेना, वायुसेना और नौसेना के वीर कारनामों और देशभक्त की कहानियों को पेश करती है। कहानी में पाकिस्तान के हमलों ऑपरेशन चंगेज खान के बाद तीनों सेनाओं के संयुक्त प्रयासों को दिखाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे और देखते रहे आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज।